नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों, आज हमारा ये तीसरा मैराथन सेशन है और आज इसके मैराथन सेशन में वन शॉट रिवीजन में या फास्ट एक लेक्चर आप कह दीजिए, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा हम कवर करेंगे, जैसे कि फार्म पावर, उसके बाद सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन आप बोल सकते हो, मतलब सर्वेइंग आ जाएगा उसके अंदर। फिर उसके अंदर डिफरेंट टूल्स आपके टिलेज के अंदर, आपका प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट, सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट, इंटरकल्चरल ऑपरेशन के लिए जो टूल्स होते हैं वो, फिर हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेसिंग टूल्स हो गए, स्प्रेयर एंड डस्टर के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर हॉर्टिकल्चर टूल कौन कौन से वो सारे पढ़ेंगे। एंड दिन फिर जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है हमारा ग्रीन हाउस है उसको भी डिस्कस करेंगे। मतलब कंप्लीट एग्रीकल्चर आपका यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कैसे? वन शॉट रिवीजन के अंदर, वन शॉट रिवीजन आप कह सकते हो, वन शॉट रिवीजन हम यहाँ पे करने वाले हैं आज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। शुरुआत करेंगे फार्म पावर से। फार्म पावर क्या होता है? फार्म पावर मतलब कि जैसे हमारा फार्म, एक फार्मर है वो अपने फार्म पर जो है कई सारे मशीन टूल्स इंप्लीमेंट जो है, छोटे छोटे इंप्लीमेंट या जो है टूल्स यूज करता है, ठीक है, जिससे हमारी जो है प्रोडक्शन भी हमें ज़्यादा मिलता है, हमारी जो लैंड है, हमारी जो भूमि है, ज़मीन है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो वो सारे टूल्स एज ए इनपुट हम यूज़ करते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? फार्म पावर। जैसे ट्रैक्टर भी आप यूज़ करते हो, पावर टिलर यूज़ करते हो, हसिया यूज़ करते हो, कुदाली यूज़ करते हो, फावड़ा यूज़ करते हो, ठीक है। हमारी सोइल को अच्छा बनाने के लिए, सोइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम ये सारे इंप्लीमेंट टूल्स यूज़ करते हैं। यही क्या कहलाते हैं? फार्म पावर कहलाते हैं। अब ये जो इनको यूज़ करने के अलग अलग तरीके हैं। ह्यूमन जो यूज़ करता है, ठीक है, ह्यूमन जो यूज़ करता है, हम जो यूज़ करते हैं उसको क्या बोल देते हैं? ह्यूमन पावर। तो ह्यूमन पावर में क्या आता है? छोटे छोटे इंप्लीमेंट्स, छोटे छोटे टूल्स आते हैं, जैसे सिकल हो गया, जो छोटे छोटे जो चॉपिंग के लिए, कटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर आता है अपना एनिमल पावर। एनिमल पावर जो एनिमल के थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें प्लोइंग करना है, सीडिंग करना है, तो वहाँ पे कुछ एनिमल पावर भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे कि एनिमल ड्रोन्स, कई सारे इंप्लीमेंट्स आते हैं, अपना कंट्री प्लाउ वगैरह ये सारे। फिर आता है मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर में अपने ट्रैक्टर आ जाते हैं, जितने भी इंजन है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, वो आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक पावर में इलेक्ट्रिक मोटर्स आ जाती है ना, इलेक्ट्रिक मोटर जो वाटर लिफ्टिंग वगैरह में काम आती है, जनरेटर वगैरह हो गया। फिर आता है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल पावर में आ जाओगा आपका सोलर एनर्जी, सोलर प्लेट, सोलर कुकिंग वगैरह सब ये सारा आ जाएगा। अपना विंड एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, विंड मिल हो गया। फिर बायोमास एनर्जी आ जाएगी, अपना टीडल एनर्जी आ जाएगी, जियोथर्मल एनर्जी आ जाएगी, ये सारे तो सब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन पावर के अंदर। ह्यूमन पावर मैंने जैसे बताया कि जो छोटे टूल्स होते हैं, छोटे टूल्स का ह्यूमन जो छोटे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उनको हम ह्यूमन पावर कह देते हैं, जैसे कटिंग के लिए, चॉपिंग के लिए, ठीक है, उनको, ठीक है। इसमें स्टैटिक पावर, ये जो ह्यूमन पावर होता है ये स्टैटिक पावर होता है। स्टैटिक पावर मतलब कि वहीं पे खड़े खड़े काम करता है फार्मर, ठीक है। और जो ट्रक्शन होता है मतलब कि जैसे ट्रैक्टर के थ्रू करते हैं, क्योंकि वो मोशन होता है उसमें, है ना, गति होती है, इसलिए उसको ट्रक्शन पावर कह देते हैं। स्टैटिक पावर मतलब कि पर्सन जो है, जो अपना फार्मर है, वो वहीं पे एक जगह खड़े खड़े काम करता है। जैसे थ्रेसिंग है, थ्रेसिंग वहीं पे खड़े खड़े जो है, जो क्या करती है, विनोइंग जो है वो भी एक ही जगह पर होती है, मतलब वो स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे ह्यूमन पावर के अंदर मेन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि एक आदमी, एवरेज मैन कैन डेवलप मैक्सिमम पावर, एक आदमी जो है औसत कितना पावर जो है डेवलप कर सकता है। तो 0.1 हार्स पावर जो है वो पावर डेवलप कर सकता है, या उसको बोलो तो 75 वाट डूइंग फार्म वर्क करने के लिए। अब ये बात कही गई 8 घंटे के, 8 घंटे की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एक दिन को कितना वर्किंग आवर्स होते हैं, तो 8 घंटे माने जाता है वर्किंग आवर्स, तो वो कितना पावर जनरेट कर सकता है, तो 0.1 हार्स पावर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर लेबर अवेलेबिलिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर लेबर अवेलेबिलिटी बात करो तो टोटल रूरल पॉपुलेशन की जो लेबर अवेलेबिलिटी है 30%, टोटल रूरल पॉपुलेशन का 30% जो है लेबर अवेलेबिलिटी है। एवरेज ह्यूमन पावर अवेलेबिलिटी की बात करो, देखो अगर मेल की बात करें तो मेल जो है यहाँ पे 60 वाट ह्यूमन पावर की बात हो रही है, तो मेल की, फीमेल की और चिल्ड्रन की सॉरी, तो यहाँ पे ह्यूमन पावर की बात हो रही है, तो मेल कितना पावर जनरेट कर सकता है, तो 60 वाट, ठीक है। फीमेल कितना कर सकता है, 48 वाट, और चिल्ड्रन कितना, तो 30 वाट। ये पावर अवेलेबिलिटी है, ह्यूमन पावर अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो याद रखना कितना डेवलप कर सकता है, 0.1 हार्स पावर या 75 वाट, कितनी अवेलेबिलिटी है, तो मेल 60, फीमेल 48 और चिल्ड्रन 30 वाट अवेलेबिलिटी है। अब बात करते हैं एनिमल पावर की। एनिमल पावर मतलब वो जिनमें एनिमल इंप्लीमेंट हम यूज कर सकते हैं। तो याद रखना पावर डेवलप बाय एन एवरेज पेयर ऑफ बुलॉक,
अब यहाँ पे पहली बात तो बुलक क्या होता है, ये एनिमल में हमने पढ़ा था, बुलक का मतलब होता है बुलक और बुल, ठीक है, दो में डिफरेंस समझ लो। बुल क्या होता है, बुलक क्या होता है। बुल मतलब वो एनिमल जिसका हम मेटिंग में यूज करते हैं, जिसका कास्ट्रेशन नहीं किया गया। कास्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो उसके मेल ऑर्गन होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देना, उनको रिमूव कर देना। बुल क्या होता है, बुल में कास्ट्रेशन नहीं किया जाता है, उसका यूज हम मेटिंग के लिए करते हैं, ब्रीडिंग पर्पज के लिए करते हैं, उसको बुल बोल देते हैं। लेकिन अगर उसी बुल का अगर मान लो यहाँ पे क्या कर दिया, कास्ट्रेशन कर दिया, उसके जो टेस्टिकल है उनको रिमूव कर दिए, कास्ट्रेशन कर दिया, बधिया उसको कर दिया, तो वही बुल क्या कहलाएगा, फिर बुलॉक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी जो पूरी एनर्जी है वो उसके फील्ड वर्क में काम आएगी, वो इधर उधर ताका जाकी नहीं करेगा, मुंह नहीं मारेगा, सीधी सी बात, तो उसको हम बोल देते हैं बुलॉक। तो इसी का यूज हम फील्ड में करते हैं, है ना। तो क्या बोला है, पेयर ऑफ बुलॉक। एक पेयर ऑफ बुलॉक मतलब कि दो बैल, ठीक है, टू बुलॉक की बात हो रही है। एक पेयर ऑफ बुलॉक मतलब दो बुलॉक की बात हो रही है। कितना पावर जनरेट कर सकते हैं, तो 1 हार्स पावर जनरेट करते हैं। कितना, 1 हार्स पावर जनरेट वो करते हैं, ठीक है। अगर सिंगल का पूछ ले आपसे कि एक बुलॉक कितना करेगा, एक बुलॉक कितना पावर जनरेट कर सकता है, तो 0.5 हार्स पावर हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दो मिलके 1 हार्स पावर कर रहे हैं तो एक कर कितना करेगा, 0.5 करेगा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 10 आदमी मिलकर, 10 मैन मिलकर कितना पावर जनरेट करेंगे, तो आपको पता है एक आदमी 0.1 हार्स पावर करता है, तो 10 मिलकर कितना करेंगे, 1 हार्स पावर। तो ये तो मैथमेटिक्स हो गया, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पे कि जो एवरेज फोर्स ए ड्राफ्ट एनिमल कैन एक्सर्ट इन नियरली 1/10 ऑफ इज बॉडी वेट, ठीक है। तो जो एनिमल है वो अपने मतलब ड्राफ्ट का मतलब है भार उठाना या काम करना, ठीक है, खेत में काम करना, तो वो कितना पावर एग्जिट कर सकता है, तो जितना उसका बॉडी वेट है उसके बॉडी वेट का 10%, उसकी बॉडी वेट का 1/10 या मैं बोल दूं 10%, ठीक है। 10% का मतलब 10/100 क्रॉस करोगे तो 1/10 ही आएगा। तो अपने बॉडी वेट का 10% तक वो पावर जो है एग्जर्ट करता है, ठीक है, फार्म पर। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। देखो बुलॉक की बात करें तो 10%, तो यहाँ पे जो बात की गई ना अपने बॉडी वेट का 1/10वां हिस्सा, तो वो इसी की बुलॉक की बात की गई। बफेलो जो है अपने बॉडी वेट का 12% तक जो है पावर एग्जर्ट कर सकते हैं फोर्स। केमल जो है 18%, डंकी जो है बॉडी वेट का 32% जो है पावर एग्जर्ट करते हैं। मैकेनिकल पावर की बात करें, आप मैकेनिकल पावर में आ जाओ। मैकेनिकल पावर की बात करें तो मैकेनिकल पावर में इंजन यूज होते हैं, याद रखना, मैकेनिकल पावर में इंजन यूज होते हैं। वो इंजन क्या काम करता है, इंजन जो है जो थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल जो पावर होता है उसको कन्वर्ट करता है वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। वही क्या है, इंजन यूज होते हैं। इंजन क्या काम करता है, जो थर्मल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दो टाइप के इंजन होते हैं, एक स्पार्क इग्निशन इंजन होता है जिसमें पेट्रोल और केरोसिन यूज होता है, और एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है जिसके अंदर डीजल यूज होता है। तो यहाँ पे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि स्पार्क इग्निशन इंजन की जो, या फिर सीधा पूछा जाता है पेट्रोल इंजन की क्या है, थर्मल एफिशिएंसी कितनी है। थर्मल एफिशिएंसी किसकी, या तो पेट्रोल की पूछेंगे या आपसे डीजल की पूछेंगे, या तो पेट्रोल की पूछेंगे या डीजल की पूछेंगे। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्पार्क इग्निशन इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कितनी है या पेट्रोल की कितनी है। तो कितनी होती है पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी, 32 से 38, सॉरी उल्टा है यहाँ पे, इसको सुधार लेना बच्चों, ये उल्टा हो गया है, ये डीजल ऊपर चला गया, ठीक है, तो इसको सुधार लेना। पेट्रोल की होती है 25 से 32%, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा डीजल, इसको सुधार लेना, मैं नोट्स के अंदर सुधार के आपको दे दूंगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 32 से 38%। डीजल की थर्मल इफिशियंसी ज़्यादा होती है, ठीक है, याद रखना। थोड़ा सा उल्टा हो गया है, मैं इसको नोट्स में सही कर दूंगा। तो स्पार्क इग्निशन इंजन जिसमें पेट्रोल और केरोसिन यूज होता है, तो पेट्रोल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो 25 से 32% होती है, और जो डीजल इंजन होते हैं, डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो 32 से 38 होती है। अब थर्मल इफिशिएंसी होता क्या है, ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है, इंजन है, ठीक है, इंजन के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, फ्यूल, ठीक है, आपने क्या डाला, 100% फ्यूल डाला। ये मान लिया आपने 1 लीटर डाला, 1 लीटर को मैंने परसेंट में कवर किया 100%। आपने 1 लीटर फ्यूल डाला, मैंने उसको परसेंट में ले लिया 100%। अब आपने 1 लीटर फ्यूल डाला, यहाँ पे जो है पिस्टन काम करेगा, क्या करेगा अपना, ये क्या बोलेगा, थर्मल एनर्जी, मतलब यहाँ पे क्या हो, आग लगेगी, जो है प्रेशर बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो 100% आपने फ्यूल डाला
तो कितना परसेंट फ्यूल जो है मैकेनिकल एनर्जी में यूज हुआ, तो वो पेट्रोल में होता है 25 से 32% और डीजल में होता है 32 से 38%। मतलब आपने अगर 1 लीटर यहाँ पे अगर फ्यूल डाला है तो वो 250 से 300 ग्राम यूज होगा और डीजल में 220 से 380 ग्राम यूज होगा। थर्मल इफिशियंसी का मतलब ही यही है कि आपने 100% एनर्जी दी, उसमें से तो कितनी एनर्जी जो है काम में यूज हुई, वर्क में यूज हुई, बाकी तो सब जल के बाहर हो गया, है ना। जो गैस निकलती है ना, धुआं निकलता है, तो आपने 100% एनर्जी दी, लेकिन उसमें से 32% 25% एनर्जी जो है काम में यूज हुई, मतलब गति में, मोशन में यूज हुई, और बाकी वेस्ट हो गई। उसी को बोलते हैं थर्मल इफिशियंसी। ठीक है, इसको मैं करेक्ट करके दे दूंगा आपको नोट्स के अंदर, चिंता नहीं करना है। यहाँ पे आप सुधार लेना, आप पढ़ रहे हो तो मैंने बता दिया है, उल्टा हो गया है, ये वाला पॉइंट यहाँ आना चाहिए था, ये वाला पॉइंट यहाँ आना चाहिए था, बस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का मैंने बोला, इलेक्ट्रिक पावर में इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं, ये भी स्टैटिक में आती है। जैसे डेयरी इंडस्ट्रीज में हम मोटर यूज करते हैं, जैसे आप जो मशीन यूज करते हो, मिल्किंग मशीन यूज करते हो, कई सारे जनरेटर्स हो गए, मोटर्स हो गए, पंपिंग यूनिट्स हो गई, कोल्ड स्टोरेज में जो यूज किया जाता है, ये सारा क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं। जो स्टैटिक होती है मतलब वहीं पड़ जाती है, उसमें मोशन नहीं होता। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जिनको अपन रिन्यू कर सकते हैं, जो कभी भी खत्म नहीं होती। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी जो कभी भी खत्म नहीं होती, जैसे सन का हो गया, विंड हो गया, सनलाइट है हमेशा मिलती रहेगी, हवा हमेशा चलती रहेगी, बायोमास भी हमें मिलता रहेगा जब तक पेड़ पौधे हैं इस धरती पर। फिर बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का यूजेस, तो सोलर एनर्जी, सोलर ड्रायर में, इलेक्ट्रॉन्स में, कुकर में, सोलर स्टील में, सोलर रेफ्रिजरेशन में और सोलर लाइटनिंग में भी यूज किया जाता है सोलर एनर्जी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ये। विंड एनर्जी की बात करो तो यहाँ पे ये आईएमपी है। ठीक है, ये आईएमपी है। विंड एनर्जी की बात करो तो मिनिमम विंड स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फॉर विंड मिल पूछा जाता है। विंड मिल, वाटर पंपिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है, को विंड मिल की मिनिमम स्पीड फॉर वाटर पंपिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वाटर को पंपिंग करने के लिए, मतलब ऊपर उठाने के लिए विंड मिल को अगर चलाना है तो कितनी हवा चाहिए, 10 किलोमीटर प्रति आवर से विंड की स्पीड होनी चाहिए। और अगर क्रॉप प्रोडक्शन हमें अच्छा चाहिए, हमारी क्रॉप अच्छी हो, उसके लिए कितनी विंड की स्पीड होनी चाहिए विंड मिल के लिए, तो 4 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। विंड वेलोसिटी अगर 32 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो गई, यूज फॉर वाटर लिफ्टिंग, तो हम उसको वाटर लिफ्टिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं एवरेज कैपेसिटी ऑफ विंड वुल बी। जो एवरेज कैपेसिटी है विंड मिल की वो 0.5 हार्स पावर होती है, ये भी याद रखना। जो एवरेज कैपेसिटी होती है विंड मिल की वो 0.5 हार्स पावर होती है। इट इज चीपेस्ट सोर्स ऑफ फार्म पावर अवेलेबल इन इंडिया। तो ये इसके लिए नहीं है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो चीपेस्ट सोर्स है पावर के लिए। इंडिया के अंदर चीपेस्ट सोर्स है। जैसे सनलाइट हमें मिल रही है, सोलर प्लेट हमने लगा रखी है, तो भैया उसके लिए तो कोई पैसा लग नहीं रहा, खर्चा हो नहीं रहा है, सनलाइट से आ रही है, हम बना रहे हैं, तो ये सबसे सस्ता सोर्स है। बायोमास एनर्जी, जो गैसीफायर्स होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इससे क्या गैस प्रोड्यूस होती है, पायरोलाइसिस टू प्रोड्यूस लिक्विड फ्यूल बनाने के लिए, बायोगैस बनाने के लिए, तो ये बायोमास एनर्जी है, तो इसका भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइडल एनर्जी, जो टाइडल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज होती है। फिर थर्मल, जियोथर्मल एनर्जी है, यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन दोनों में यूज होती है। अब यहाँ पे है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो, फर्स्ट कमर्शियल जियोथर्मल पावर स्टेशन, पहला कमर्शियल जियोथर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर लगाया गया, याद रखना, इटली। कहाँ पर, इटली में। कब, 1904 में। ये तो बात हो गई वर्ल्ड की कि फर्स्ट कमर्शियल जियोथर्मल पावर स्टेशन इटली में 1904 में लगाया गया। बात इंडिया की अगर पूछा जाए तो इंडिया में लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश काय के लिए, तो स्टीम और हॉट वाटर बेस्ड। कौन सा है, किस बेसिस पे है, तो भाप और हॉट वाटर बेस्ड जो है जियोथर्मल पावर स्टेशन लगाया गया। फर्स्ट कमर्शियल टीडल पावर स्टेशन, फर्स्ट कमर्शियल टीडल पावर स्टेशन जो है वो कहाँ पर है, फ्रांस में। कब लगाया गया, 1965 में। इंडिया के अंदर कहाँ है, तो कच्छ और हुगली रिवर, वहाँ पर टीडल पावर स्टेशन लगाया गया। वेव एनर्जी, दो OWC मेथड जो है वो कहाँ पर है, केरला के अंदर। तो वेव एनर्जी कहाँ पर हो रही है इंडिया के अंदर, तो केरला के अंदर हो रही है। 70% एनर्जी जनरेशन इन इंडिया, 70% जो एनर्जी जनरेशन इंडिया में हो रही है, तो फॉसिल फ्यूल विथ कोल 40%, क्रूड ऑयल में 24%,
नेचुरल गैस में 6%। जो 70% एनर्जी जनरेशन हो रही है वो कहाँ पे यूज हो रही है, तो फॉसिल फ्यूल विथ कोल से 40% हो रही है, क्रूड ऑयल में जो अपनी यूज हो रही है कितनी 24%, और नेचुरल गैस से 6% एनर्जी यूज हो रही है। अब बात करते हैं, एक प्लाउमैन हैज टू वॉक अबाउट 66 फीट किलोमीटर, मतलब एक प्लाउमैन वो अगर कितना 66 फीट किलोमीटर अगर चलता है, वॉक करता है अपने पाँव से, वाइल प्लोइंग 1 हेक्टेयर लैंड वंस बाय बुलॉक हैविंग 15 सेंटीमीटर फरो विथ, मतलब कि अगर एक आदमी 66 फीट किलोमीटर अगर वो पैदल चल दे, मतलब वो 1 हेक्टेयर के बराबर हो जाता है, मान के चलिए। फार्म पावर का स्टेटस इंडिया में देखो, 1 पेयर डॉट एनिमल कितना कमांड एरिया कवर करता है, 1 पेयर ऑफ डॉट एनिमल 2 हेक्टेयर कमांड एरिया कवर करता है। याद रखना कि एक पेयर ऑफ डॉट एनिमल कितना जनरेट करता है, 1 हार्स पावर जनरेट करता है, लेकिन कितना कमांड एरिया कवर कर सकता है वो, तो 2 हेक्टेयर कमांड एरिया कवर कर सकता है। पावर टिलर की बात करें, पावर टिलर जो है 5 हेक्टेयर तक कमांड एरिया कवर करता है, या किलोवाट में ले जाओगे तो 7.46 किलोवाट। ट्रैक्टर की बात करूं, ट्रैक्टर 15 हेक्टेयर तक जो है कमांड एरिया कवर करता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। और अगर किलोवाट में बात करो तो 26.1 किलोवाट जो है कमांड एरिया कवर करता है ट्रैक्टर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें ही मैंने यहाँ रखी है, कुछ अगर इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं छोड़ता जाऊंगा यहाँ पे। अब बात करते हैं, अगर 1000 हेक्टेयर अगर आपकी लैंड है, ठीक है, आपके पास 1000 हेक्टेयर लैंड है। अब जरूरी नहीं क्वेश्चन 1000 ही दे, 500 हेक्टेयर भी दे सकता है, 10 हेक्टेयर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आपको याद रखना, अगर 1000 हेक्टेयर लैंड है तो बुलक पेयर कितने लगेंगे। देखो कमांड एरिया आपने बोला है कि एक पेयर बुलक यूज कितना कमांड एरिया कवर करता है, 2 हेक्टेयर कमांड एरिया कवर करता है। एक पेयर ऑफ बुलक मतलब 2 बुलक मिलकर, 2 बैल मिलकर कितना 2 हेक्टेयर कवर करते हैं। तो भाई 1000 हेक्टेयर में कितने पेयर ऑफ बुलक लगेंगे, कितने पेयर ऑफ बुलक लगेंगे। देखो एक पेयर लगता है 2 हेक्टेयर कवर करने में, एक पेयर लगता है 2 हेक्टेयर कवर करने में, तो 2 से डिवाइड कर दो तो 500 पेयर लगेंगे बुलक के 1000 हेक्टेयर कवर करने में। ये लिखा है 500 पेयर बुलक लगेंगे 1000 हेक्टेयर कल्टीवेट करने में, ठीक है। ये तो हो गई बुलक की बात। फिर बोला कि 1000 हेक्टेयर लैंड है, अगर पावर टिलर यूज कर रहे हो तो कितनी पावर टिलर यूज रखेगी। आपने बोला कि एक जो पावर टिलर है वो 5 हेक्टेयर लैंड को कल्टीवेट कर सकता है, कमांड एरिया कवर करता है। एक टिलर तो कितनी यूज होगी, 5 दूनी 10, तो 200 पावर टिलर लगेगी। कितनी 200 पावर टिलर लगेगी, 200 पावर टिलर लगेगी 1000 हेक्टेयर को कल्टीवेट करने में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप ट्रैक्टर यूज कर रहे हो तो ट्रैक्टर का कमांड एरिया कितना है, 15 हेक्टेयर जो है, एक ट्रैक्टर जो है 15 हेक्टेयर कमांड एरिया कवर करता है। आपको बोला गया कि 1000 है तो 15 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 15 छंग 90, 6 बार जाएगा, और 15 से 105, तो कितने ट्रैक्टर लग रहे हैं यहाँ पे 67। तो ट्रैक्टर कितने लग रहे हैं, 67 ट्रैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं 1000 हेक्टेयर। अगर 1000 कल्टीवेटेड करना है तो बेल कितने लगेंगे आपको, 500 पेयर बेल लगेंगे, मतलब 1000 बेल बोल सकते हो। पावर टिलर 200 लगेगी, ट्रैक्टर लगेंगे 67। तो अब चाहे कितनी भी लैंड दी हो, जितनी भी लैंड दी हो, आपको ऊपर जो कमांड एरिया दिया गया था ऊपर, उससे बस डिवाइड करते जाना है। हमने क्या किया यहाँ पे, कुछ नहीं किया। ये जो हमें कमांड एरिया दिया था, इसको ये जितनी लैंड 1000 दिया था तो 1000 2 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया और 15 से डिवाइड कर दिया, तो निकल के आ गया कितना लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ओके ये तो हो गया। 54% एनर्जी कम्स फ्रॉम डायरेक्ट सोर्स, 54% जो एनर्जी है वो डायरेक्ट सोर्स से आ रही है। किससे, डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स क्या है, जैसे मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ह्यूमन पावर और एनिमल पावर। ड्रॉट पावर मतलब एनिमल पावर, इनसे जो एनर्जी डायरेक्ट आ रही है वो कितनी है, तो पूरी 100% जो एनर्जी फार्म पे लग रही है उसमें से 54% तो डायरेक्ट सोर्स कौन से, मैकेनिकल पावर हो गया, इलेक्ट्रिक, ह्यूमन और एनिमल पावर हो गया। और जो 46% एनर्जी हमारी फार्म को मिल रहा है, हमारी लैंड को या हमारी फील्ड को मिल रही है, वो इनडायरेक्ट सोर्स। अब इनडायरेक्ट सोर्स में हमारे फर्टिलाइजर, केमिकल, सीड हो गए, FIM हो गए। भैया ये भी हम डालते हैं, जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं, हम FIM डालते हैं, ठीक है, केमिकल डालते हैं, तो हमारी सॉइल में अफेक्ट तो होता है ना। फर्टिलाइजर डालेंगे, FIM डालेंगे, तो वो भी हमारी सॉइल की क्या करेगा, प्रोडक्शन हमारा ज्यादा आता है ना। तो भाई ये इनडायरेक्ट सोर्स हो गए। ICR प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड फॉर फूड, ग्रेन एंड फार्म पावर ऑफ
ईयर 2020 एज फॉलो। प्रोडक्शन ग्रेन कितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग 2300 kg पर हेक्टेयर, और फार्म पावर कितनी है तो 2 किलोवाट पर हेक्टेयर, 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर अभी है नेशन वाइज। टोटल कंट्री की जो एवरेज फार्म पावर अवेलेबिलिटी है 2.02 है। ये लिखा है कि गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू एनहांस द फार्म पावर अवेलेबिलिटी फ्रॉम 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर से। जो गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि जो फार्म पावर अवेलेबिलिटी 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर है इसको बढ़ाया जाए, और बढ़ाकर कितना किया जाए 4 किलोवाट पर हेक्टेयर किया जाए। कब तक 2030 तक। देखो कहीं कहीं पर आपको ये भी मिलेगा कि 2022 तक। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। बात है 2013 की, बात 2013 की है। उस समय जो फार्म पावर अवेलेबिलिटी जो है वो कितनी थी 1.84 थी 2013 में, ठीक है। तब ये बोला गया था कि 2022 में इसे बढ़ाकर 1.14 से बढ़ाकर 4 किलोवाट पर हेक्टेयर कर दिया जाए। लेकिन 2022 तो आ गया है, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। हम कहाँ तक पहुँचे, हालांकि अभी आप 2021 का डाटा देखोगे तो 2.7 किलोवाट करीब हो चुका है पर हेक्टेयर, लेकिन ये कहीं रिपोर्ट में या फिर नाबार्ड की साइट पर या ICAR की साइट पर अभी नहीं मिला है। बट ये एक रिसर्च पेपर में था कि 2.7 किलोवाट पर हेक्टेयर 2021 फार्म पावर एबिलिटी है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एक रिसर्च पेपर में मैंने पढ़ा था ये, बट ऑफिशियल कहीं जर्नल वगैरह में ये मुझे अभी तक नहीं मिला। तो 1.84 किलोवाट पर हेक्टेयर 2013 में था। तब ये बोला गया था कि 2022 में बढ़ाकर 4 किलोवाट कर देंगे, लेकिन 2022 आ गया, हम 4 किलोवाट पे नहीं पहुंचे। तो फिर कब नहीं पहुंचे, ये इन्होंने कब देख लिया था कि हम नहीं पहुंच पाएंगे 2016-17 में। 2016-17 में इन्होंने देख लिया था कि भाई हम 4 किलोवाट पे नहीं पहुंच रहे हैं। तब इन्होंने बोल दिया कि 2030 का रख लो, 2030 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये कहानी थी। तो टोटल पावर पोजीशन 2020 तक की कितनी है 2 किलोवाट पर हेक्टेयर। एनिमल कितना पावर दे रहा है 2 किलोवाट जो टोटल है, उसमें से एनिमल कितना दे रहा है 0.1 किलोवाट पर हेक्टेयर। मैकेनिकल कितना दे रहा है, देखो एनिमल दे रहा है 0.1 एनिमल दे रहा है, ठीक है। मैकेनिकल कितना पावर दे रहा है 1.4 मैकेनिकल दे रहा है। इलेक्ट्रिक कितना दे रहा है, इलेक्ट्रिक 0.5 दे रहा है, ठीक है, 0.5 दे रहा है इलेक्ट्रिक। अब इसको जोड़ लो, कितना हो रहा है 5 4 9 1 10 की 0 हासिल है 1 और 1 2। अब 0.2 है, अब 0.2 लगा लो तो वो ह्यूमन पावर हो गया अपना, तो 0.02 ये टोटल है यहाँ पे, ठीक है। 75% फार्म होल्डिंग जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के पास है। मतलब पूरे भारत में अगर हम बोलें कि 100% खेती है, 100% खेती है, लैंड है, भूमि है, तो 75% तो वो छोटे किसानों के पास है। स्मॉल और मार्जिनल का मतलब क्या है, मार्जिनल का मतलब है जिसके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड है। स्मॉल जिसके पास 1 से लेके 4 हेक्टेयर लैंड है। स्मॉल में भी मीडियम और जो है सेमी मीडियम है, ठीक है, सॉरी 1 से 2 हेक्टेयर लैंड है। तो मार्जिनल जिसके पास लेस देन 1 हेक्टेयर है और स्मॉल जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर लैंड है। ये 75% तो ये इतने ही है स्मॉल और मार्जिनल। केवल 25% है जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए क्या है। लेवल ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इंडिया, क्या है फार्म मैकेनाइजेशन का लेवल क्या है, तो 40 से 45% जो है हमारे इंडिया के अंदर फार्म मैकेनाइजेशन है। मैकेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, फार्म मैकेनाइजेशन का मतलब हो गया कि 100% हम क्या देते हैं, हमारे फार्म पर पावर देते हैं, लेकिन कितना वहां पर हम मैकेनिकल पावर यूज कर रहे हैं, मशीनरी कितनी यूज कर रहे हैं, टूल्स कितने यूज कर रहे हैं, तो 40 से 45% ही यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अभी भी हम कितना लगभग 50 से 55% काम तो लेबर के थ्रू मैन्युअली करते हैं, ठीक है। यूएसए में सबसे ज्यादा मैकेनाइजेशन है, मतलब 100% वहां पर मशीन ही काम करती है। ब्राजील में 75%, चाइना में 57%। बाय द फार्म मैकेनाइजेशन इंक्रीज द यील्ड अप टू 30%। फार्म मैकेनाइजेशन से 30% तक क्या बढ़ी है, उपज बढ़ी है, और जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो 20% तक जो है कम हुई है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है हमारी वो 20% तक क्या हुई है, कम हुई है। याद रखना, फार्म मैकेनाइजेशन से यील्ड कितना 30% तक तो यील्ड बढ़ी है, ठीक है, कितना 30% तक तो यील्ड बढ़ी है, और 20% जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वो भी कम हुआ है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यूपी, हरियाणा, पंजाब। यहां पर सबसे ज्यादा क्या है, पंजाब हाईएस्ट है, मैंने लिखा ना पंजाब
फार्म मैकेनाइजेशन पंजाब में सबसे ज़्यादा है। हाईएस्ट फार्म मैकेनाइजेशन कहाँ पर है? पंजाब में। तो यूपी, हरियाणा, पंजाब हैव वेरी हाई लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन। यूपी, हरियाणा और पंजाब में मैकेनाइजेशन हाई है, लेकिन पंजाब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैकेनाइजेशन, मतलब सबसे ज़्यादा हम मशीनरी टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं कहाँ पर? पंजाब में। नॉर्थ ईस्टेड हैविंग नेग्लिजिबल मैकेनाइजेशन, जो नॉर्थ ईस्टेड स्टेट हमारा जो 7 सिस्टर है, जो कामना, सिक्किम, मेघालय, वहाँ पर जो है बिल्कुल भी नहीं है मैकेनाइजेशन। सॉइल वर्किंग एंड सीड बेड प्रिपरेशन के लिए 40% हम मैकेनाइजेशन का यूज़ करते हैं। किसके लिए? सॉइल वर्किंग और सीड बेड प्रिपरेशन के लिए 40% मैकेनाइजेशन का यूज़ करते हैं। सीडिंग और प्लांटिंग के लिए 29% मैकेनाइजेशन का यूज़ करते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन में 34% मैकेनाइजेशन का यूज़ करते हैं और इरिगेशन के लिए 37% मैकेनाइजेशन का यूज़ किया जाता है इंडिया के अंदर। हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के लिए 50 से 60, स्पेशली उसमें भी किसका? राइस और वीट का। हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के लिए हम 50 से 60% मैकेनाइजेशन यूज़ करते हैं वीट और राइस में, और अदर में लेस देन 5% ऑपरेशन। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है ना, हमने वीट में क्वेश्चन भी पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा मैकेनाइज्ड क्रॉप कौन सी है? तो वीट है, सबसे ज़्यादा हम मशीनरी यूज़ करते हैं तो वीट के अंदर ही। स्मॉल इंजिन 1 से लेकर 3 हार्स पावर, स्मॉल इंजिन है 1 से 3 हार्स पावर फॉर हैंडल एंड नेक्स्ट से पावर ऑपरेटेड इक्विपमेंट फॉर दी प्रूनिंग के लिए, हेयर ट्रिमिंग के लिए, ट्री फेलिंग के लिए, कटिंग ऑफ ब्रूसेस, टी हार्वेस्टिंग के लिए, स्प्रेइंग के लिए और डस्टिंग के लिए। मतलब ये जितना भी बोला गया है ना यहाँ पे, आप चाहे हैंडल वाला या नेपसेक पावर जो है स्प्रेयर है, चाहे प्रूनिंग करना है आपको, ट्रिमिंग करना है, ट्री फेलिंग करना है, कटिंग करना है ब्रसेस को, उसके लिए 1 से 3 हार्स पावर इंजन लगता है, इतना लगेगा। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट का क्या रोल है? तो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन 14-15 में, 5 साल के लिए चलाई थी। तो 2020 चला गया है और 2020 में पावर कितना हो गया था? किलोवाट हो गया था। ये स्कीम इन्होंने चलाई थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। क्या था इसका ऑब्जेक्टिव? इंक्रीज द लेवल ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है भैया, उनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी टूल्स वगैरह का यूज़ करो, जिससे कि फार्म मैकेनाइजेशन बढ़े। वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म पावर इज लेस, जहाँ पर फार्म पावर कम से कम अवेलेबल है। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड द ग्रांट असिस्टेंट ऑफ 50%। याद रखना कितना? 50% तक जो है वो छूट देती है, सब्सिडी देती है। सेटिंग अप द कस्टम हायरिंग सेंटर एंड दिस कस्टम हायरिंग सेंटर एस्टेब्लिश बाय द फार्मर ग्रुप। फार्मर ग्रुप के द्वारा एस्टेब्लिश किया जा सकता है, इंडिविजुअल फार्मर के द्वारा एस्टेब्लिश किया जा सकता है, या कोऑपरेटिव के द्वारा एस्टेब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे, ट्रैक्टर की हिस्ट्री बात करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री देख लो थोड़ा सा, यहाँ पे वही रखा है जो इंपॉर्टेंट है। तो 1890 में पहला ट्रैक्टर बनाया गया था। वर्ल्ड ट्रैक्टर अपीयर फर्स्ट ऑन रिकॉर्ड इन द पेटेंट इशू ऑन द ट्रैक्टर या ट्रक्शन इंजन इन्वेंटेड बाय जॉर्ज एच हैरिस ऑफ शिकागो। जॉर्ज हैरिस के द्वारा शिकागो में सबसे पहला वर्ल्ड का पहला ट्रैक्टर बनाया गया था। ठीक है, ये याद रखना 1890 में। 1906 में सक्सेसफुल गैसोलीन ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस किया था। किसके द्वारा? चार्ल्स हार्ट के द्वारा और चार्ल्स पर के द्वारा। कहाँ पर? इवोमा, सिटो इवो में। ठीक है, तो 1906 में। 1911 में फर्स्ट ट्रैक्टर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था कहाँ पे? ओमाहा में। ठीक है, 1915 से लेकर 1900 पावर टेक ऑफ वाज इंट्रोड्यूस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? पावर टेक ऑफ कब इंट्रोड्यूस हुआ दुनिया में? तो 1915 से 1919। पावर टेक ऑफ कब इंट्रोड्यूस हुआ? ये IMP है। फिर ऑल पर्पस ट्रैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेना 1920-1924 में ऑल पर्पस ट्रैक्टर डेवलप किया गया था। फिर बात करते हैं 1936-1936 में डीजल इंजन यूज किया गया था ट्रैक्टर में। याद रखना 1936-37 में डीजल इंजन यूज किया गया था ट्रैक्टर के अंदर। ये IMP है। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया के तो सारे IMP होंगे, है ना, सारे IMP होंगे। 1914 में पहला ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब कि हमारे यहाँ बन नहीं रहा था, हम बाहर से लेके आए थे। 1914 में इंट्रोड्यूस हुआ था पहला ट्रैक्टर। फिर पंप सेट जो है, पंप सेट है, उसका इंट्रोड्यूस इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे 1930 में। पंप सेट इंट्रोड्यूस हुए थे 1930 में। मतलब हमने क्या किए थे? आयात किए थे, बनाए नहीं थे। पहला ट्रैक्टर हमने बनाया था इंडिया के अंदर, 60-61 की बात है, मैन्युफैक्चर किया था पहला ट्रैक्टर इंडिया के अंदर। वो कौन सा था? आइसर गुडर्थ ने पहला ट्रैक्टर बनाया था 60-61 में। 1981 में ऑटो ट्रैक्टर वाज स्टार्टेड हो गया इंडिया के अंदर। फिर 2016 में इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रैक्टर। मतलब अभी भी बात करो इंडिया की 2021 की भी, तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चरिंग करता है, और उसमें से 50% विथ द 50% मार्केट भी इंडिया के अंदर ही है। वर्ल्ड का 50% मार्केट ट्रैक्टर का वो इंडिया के अंदर ही है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ट्रैक्टर का क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ही रखा है, बाकी हटा दिए हैं। व्हील टाइप होता है,
क्रावल टाइप होता है ना, व्हील टाइप होता है, कवर टाइप होता है, वॉकिंग टाइप होता है। ये सब ट्रैक्टर्स के वो टाइप्स होते हैं, पर्पज के बेसिस पे अलग अलग है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने रखा पावर एबिलिटी के बेसिस पे। तो स्मॉल ट्रैक्टर मतलब स्मॉल ट्रैक्टर कौन से, जो 15 से 25 हार्स पावर के हैं। 15 से 25 हार्स पावर के जो ट्रैक्टर होते हैं उनको स्मॉल ट्रैक्टर की कैटेगरी में रखा गया है। फिर 25 से 45 हार्स पावर के जो ट्रैक्टर हैं उनको मीडियम कैटेगरी में रखा गया है, और जो 45 हार्स पावर से ज़्यादा के ट्रैक्टर हैं उनको लार्ज ट्रैक्टर के अंदर रखा गया है। तो जो डाटा है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही रखें। सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का जो सिलेक्शन है वो कैसे किया जाता है कि हमें कौन सा हार्स पावर वाला ट्रैक्टर लेना चाहिए। मान लो एक फार्मर, आप फार्मर हो, आप गए वहाँ शोरूम पे ट्रैक्टर लेने, आप किस बेसिस पे ट्रैक्टर को खरीदोगे? क्योंकि आपको पता है स्मॉल जो है वो 25 हार्स पावर तक है, 25 से आप 45 तक जाओगे तो वो मीडियम हार्स पावर के, 45 से ज़्यादा लार्ज हार्स पावर के। तो आपको कौन सा लेना चाहिए? तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे लेना चाहिए। पहला है लैंड होल्डिंग के बेसिस पे, आपके पास लैंड होल्डिंग कितनी है, मतलब आपके पास जमीन कितनी है। तो अंडर ए सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न इज नॉर्मली रिकमेंडेड टू कंसिडर 1 हार्स पावर, 1 हार्स पावर फॉर एवरी 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक है, अगर आप सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न यूज कर रहे हो, सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न मतलब कि एक ही क्रॉपिंग पैटर्न आप यूज कर रहे हो, सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न, आप वहां मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर रहे हो, इंटर क्रॉपिंग नहीं कर रहे हो, सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न यूज कर रहे हो। ठीक है, आप कोई मल्टीपल क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ सिंगल क्रॉपिंग यूज कर रहे हो। ठीक है, तो 2 हेक्टेयर अगर आपके पास जमीन है तो 1 हार्स पावर ट्रैक्टर जरूरत लगता है। 2 हेक्टेयर लैंड पर 1 हार्स पावर की रिक्वायरमेंट होती है। याद रखना, 2 हेक्टेयर आपके पास जमीन है तो 1 हार्स पावर जरूरत पड़ती है पावर की। तो कह सकते हैं कि अगर 40 हेक्टेयर आपके पास फार्म है, कितना, 40 हेक्टेयर आपका फार्म है, 2 हेक्टेयर के लिए 1 हार्स पावर, तो 40 के लिए आधा कर दो, कितना हो जाएगा 20। तो 20 से 25 हार्स पावर वाला ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर जरूरत पड़ती है 20 से 25 हार्स पावर ट्रैक्टर की। ठीक है, अगर आपके पास 40 हेक्टेयर लैंड है तो 20 से 25 हार्स पावर का एक ट्रैक्टर आपको चाहिए रहेगा। तो कन्वर्ट कर सकते हैं अपन उससे यूनिट से। फिर दूसरा है कॉपिंग पैटर्न के बेसिस पे। देखो कॉपिंग पैटर्न के बेसिस पे कैसे, 1.5 हेक्टेयर पर हार्स पावर। ठीक है, 1 हार्स पावर वाला पावर रिक्वायर्ड होता है 1.5 हेक्टेयर लैंड के लिए। ठीक है, वहां पे 1 हार्स पावर कितना 2 हेक्टेयर के लिए था, यहाँ पे 1 हार्स पावर 1.5 हेक्टेयर के लिए है। रिकमेंडेड वाइल एडिकेट इरिगेशन फैसिलिटी, वहां पे अच्छी खासी इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। एंड मोर देन 1 क्रॉप इज टेकन, आप एक से ज्यादा क्रॉप ले रहे हो, मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो। तो याद रखना, यहाँ पे 2 हेक्टेयर के लिए 1 हार्स पावर, यहाँ पे 1.5 हेक्टेयर के लिए 1 हार्स पावर। तो अब सीधी सी बात है, 40 हेक्टेयर के लिए कितना होगा, तो यहाँ से आप डिवाइड करोगे 1.5 से, तो निकाल लो कितना आएगा, लगभग 30 से 35 हार्स पावर का ट्रैक्टर आपको लगेगा। कितना, लगभग 30 से 35 हार्स पावर का ट्रैक्टर आपको चाहिएगा अगर आपके पास 40 हेक्टेयर फार्म है और आप एक से ज़्यादा क्रॉप ले रहे हो, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है आपके पास तब। तो इस तरीके से ट्रैक्टर का सिलेक्शन किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स कनेक्टेड विद द ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के साथ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हील बेस की। व्हील बेस बताता हूं क्या होता है। देखो व्हील बेस क्या होता है, मान लो ये आपका है ट्रैक्टर, है ना, इतना अच्छा तो नहीं बनेगा बट ठीक है, ये अपना ट्रैक्टर मान लीजिए। ठीक है, ये ट्रैक्टर है। तो व्हील बेस क्या बोल रहा है, व्हील बेस इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रेयर व्हील ऑफ द ट्रैक्टर। तो ये तो भैया हो गया फ्रंट और ये हो गया हमारा रेयर टायर, ये आगे का व्हील हो गया, पीछे का व्हील हो गया। इनके बीच में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाती है, व्हील बेस। समझ गए, ये कहलाती है व्हील बेस। क्लियर, ठीक। ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है, देखो बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब हो गया सीधे सीधे जमीन से ऊंचाई। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ट्रैक्टर बना है और ये है आपकी जमीन। तो इस जमीन से ये जो पार्ट है हमारा, ये जो वर्टिकल जो डिस्टेंस है जमीन से लेके ट्रैक्टर की, ये ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं ना, जब आप कार खरीदने जाते हो तो ग्राउंड क्लियरेंस पूछते हो कि भैया ग्राउंड से कितनी ऊंची है। ऐसा नहीं हो कि अब स्पीड ब्रेकर आपने चढ़ाया और नीचे से जो टच हो गई, है ना, तो उसी को ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का जो लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस पर ट्रैक्टर ग्राउंड सरफेस से ट्रैक्टर का जो लोएस्ट पॉइंट है। तो ये ग्राउंड सरफेस तो ये हो गई और ट्रैक्टर का लोएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला पॉइंट। ठीक है, द ट्रैक्टर बीइंग लोडेड एंड इट्स परमिसेबल वेट,
कि ट्रैक्टर चाहे कितना लोड भी दे दो उसको, कितना वेट जो परमिशेबल वेट है देने के बाद, ठीक है, आपने उसमें 20 कुंटल जो है ट्राली लगाई, आपने 20 कुंटल धान भर दिया उसके अंदर, तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सरफेस से, जमीन से लेके जो ट्रैक्टर का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है इसको बोला जाता है ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, ट्रैक क्या होता है? ट्रैक इज द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील। अब क्या होता है, आगे के दो पहिए होते हैं और पीछे के दो बड़े पहिए होते हैं, ठीक, तो ये एक एक्सिल पर, ये भी एक एक्सिल पर, तो इन दोनों, मतलब क्या बोला इन्होंने कि डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील ऑफ द ट्रैक्टर ऑन द सेम एक्सेल मेजर द ग्राउंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है दोनों सेम टायर के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को बोला जाता है ट्रैक। उसी को क्या बोलते हैं? ट्रैक बोला जाता है। ट्रैक का मतलब हो गया ये जितने पे ट्रैक्टर चलेगा, ये हो गया ट्रैक। हम बोलते हैं ना रेलवे ट्रैक, ये रेलवे ट्रैक, तो भैया यहाँ एक पहिया चलता है, यहाँ एक पहिया चलता है, वैसे भी ट्रैक्टर का जो सेम एक्सिल पर चलते हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है दोनों का, जहाँ पर ट्रैक्टर पूरा चलता है, उसको बोलते हैं ट्रैक। अब फिर क्या होता है? टर्निंग स्पेस। टर्निंग स्पेस का मतलब हो गया है वो सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल। ठीक है, मान लो ये आपका ट्रैक्टर है, ठीक है, आप इसको टर्न कराओगे तो ये वाला जो सर्कल है आपका, जो टर्निंग स्पेस है, ये वाला जो सर्कल है, ये टर्निंग स्पेस कहलाता है। और आपको अगर टर्निंग करवाना है तो मिनिमम स्पीड आपको कितनी रखनी है? 3 किलोमीटर पर आवर रखनी है। 3 किलोमीटर आवर से आप ज़्यादा नहीं रख सकते। क्लियर है? इसी को बोलते हैं टर्निंग स्पेस। केज व्हील क्या होता है? केज व्हील का मतलब है ये जो ट्रैक्टर का पिछला टायर होता है, ये अगला टायर होता है। ठीक है, तो इस अगले टायर में हम क्या करते हैं? ऐसे जालीदार टायर लगाते हैं। ठीक है, जालीदार टायर लगाते हैं। कहां पर लगाते हैं? तो आपने देखो वो पडलिंग करते समय, जब पडलिंग करते हैं तो टायर के साइड में एक और लोहे का जो है टायर लगता है, लोहे का टायर लगता है। वो क्या करता है? केज व्हील क्या करता है? अटैच टू द व्हील विद द स्पेस्ड क्रॉस बार मतलब इस तरीके से उसमें क्रॉस बार होती है। ठीक है, फॉर इंप्रूविंग द ट्रैक्शन ऑफ द ट्रैक्टर इन वेट फील्ड। जिससे क्या होता है, जैसे हमारा ट्रैक्टर हम क्या करते हैं? पडलिंग में यूज करते हैं केज व्हील का। जब हम क्या करता है? कीचड़ मचाते हैं, उसके अंदर पडलिंग करते हैं, तो हमारा ट्रैक्टर फंसने का चांसेस रहता है, या फिर क्या होगा, पहिया वहीं पे एक ही जगह पर घूमना शुरू कर देता है, ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ता है। तो ये केज व्हील क्या करता है? उसको सपोर्ट देता है और ट्रैक्शन में वर्क करता है। ये केज व्हील है, तो हम पडलिंग में इसका यूज करते हैं, ध्यान रखना। फिर ट्रैक्शन क्या होता है? ट्रैक्शन जो है, ट्रैक्शन द प्रोसेस बाय विच ट्रैक्टर डेवलप ट्रैक्टिव फोर्स। ये वो प्रोसेस है जिससे ट्रैक्टर क्या करता है? ट्रैक्टिव फोर्स को डेवलप करता है। ट्रैक्टिव फोर्स क्या है? नीचे दिया है। तो ट्रैक्टर को अगर ट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करना है तो उसको हम ट्रैक्शन कहते हैं। ट्रैक्टर के द्वारा जो ट्रैक्टिव फोर्स डेवलप किया जाता है वो जो प्रोसेस है क्या कहलाती है? ट्रैक्शन कहलाती है। ओवरकम द मोशन रेजिस्टेंट टू प्रोड्यूस डिजायर मोशन। क्यों? ट्रैक्शन एक प्रोसेस है ट्रैक्टर की जिससे ट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है। और ये ट्रैक्शन फोर्स क्या काम करता है कि जो ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर की जो स्पीड है, उसको जो रोकने वाला जो काम रहता है, उसको जो रोकने का काम रहता है, उसको ये कम करने का काम करता है। ठीक है, मान लो ये आप ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर चला रहे हो, तो इस पे क्या रखता है? एक रेजिस्टेंस भी लगता है जिससे ट्रैक्टर हमारा रुकता है। ठीक है, तो ये जो है ट्रैक्टिव फोर्स है, ट्रैक्टिव फोर्स क्या काम करता है? इसको मोशन, गति देने का काम करता है। और जो मोशन रेजिस्टेंस है, मतलब गति प्रतिरोध है, रोधक है, उसको रोकने का काम करता है। ट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गया? वही फोर्स डेवलप ऑन द ट्रैक्टर इंटरफेस। तो ट्रैक्टर इंटरफेस पे जो फोर्स डेवलप होता है किसके द्वारा? ट्रैक्टिव डिवाइस से। एक ट्रैक्टिव डिवाइस होता है जिससे ट्रैक्टर इंटरफेस पे जो फोर्स डेवलप होता है उसको ट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। और वो क्या काम करता है? वो मोशन देने का काम करता है ट्रैक्टर को। ठीक है, मोशन रेजिस्टेंस क्या होता है? मोशन रेजिस्टेंस, अब देखो, गति प्रतिरोधक। मोशन रेजिस्टेंस का मतलब हो गया गति को रोकने वाला। ठीक है, तो एनी फोर्स इंपोजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजायर मोशन। आपकी जो गति चल रही है, डिजायर मोशन है, आप मान लो 10 किलोमीटर प्रति आवर से ट्रैक्टर चला रहे हो, आप क्या करेगा? मोशन रेजिस्टेंस क्या काम करेगा? वो एक ऐसा फोर्स इस पे लगेगा कि इसकी जो गति है 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी या उससे भी कम होती जाएगी। क्या करेगा? ये मोशन को रेजिस्टेंस करता है, गति को कम करने का काम करता है, उसी को मोशन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो एक ऐसा फोर्स कहाँ लगता है? मोशन के ऊपर लगता है, जिससे हमारा जो ट्रैक्टर का जो मोशन है, जो उसका मूवमेंट है, वो रुक जाता है या कम हो जाता है। रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? मोशन रेजिस्टेंस दैट अराइज फ्रॉम डिफॉर्मेशन इन द सोइल एंड ट्रैक्शन डिवाइस। अब जैसे मान लो आपने कहीं ट्रैक्टर चला रहे हो और आपका ट्रैक्टर का टायर जो है कहीं गड्ढे में फंस गया। ठीक है,
मान लो ये जमीन का गड्ढा है, यहाँ पे आपका ट्रैक्टर का टायर फंस गया मतलब वही है, रोलिंग रेजिस्टेंस वहाँ पे लग गया। आपका जो ट्रैक्टर है वो वहाँ पे क्या करेगा, एक ही जगह पर रोल करने का काम करेगा, रोल करेगा, पूरा क्या करेगा, रोल करेगा। तो रोलिंग रेजिस्टेंस, तो मोशन रेजिस्टेंस डेट एराइज फ्रॉम, तो मोशन देखो होता क्या है, हमारा ट्रैक्टर जब गड्ढे में फंसता है मतलब क्या हो गया कि सोइल, ऐसी सोइल आ जाती है जहां पर हमारा जो ट्रैक्टर का टायर है, जहां पर आगे मोशन नहीं हो पाता है, वहां पर क्या लग जाता है, मोशन रेजिस्टेंस लग जाता है। क्या लगता है, मोशन रेजिस्टेंस लग गया, मतलब गति हमारी कम हो गई, ट्रैक्टर की गति रुक गई। अब एराइज फ्रॉम द डिफॉर्मेशन ऑफ सोइल, मतलब सोइल का कुछ ऐसी कंडीशन थी, वहां पे सोइल एकदम विकृत टाइप की थी, वहां गड्ढा था, वहां पे हमारा टायर फंस गया। एंड ट्रैक्टिव डिवाइस, तो ट्रैक्टिव डिवाइस और डिफॉर्मेशन सोइल से जो मोशन रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसी को रोलिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। समझ गए कि यहाँ आपकी ये सोइल है, ये आप आ रहे हो सीधे सीधे, यहाँ पे सोइल आपकी कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर का टायर यहाँ पे आपका फंस गया। अब ये ट्रैक्टर आपका रोल नहीं कर पा रहा है, घूम नहीं पा रहा है, ठीक है, टायर का पहिया आगे घूम नहीं पा रहा है, फंस गया। तो हुआ क्या यहाँ पे, यह तो एक तो हो गई यहाँ पे सोइल की कंडीशन खराब थी, दूसरा आपका जो ट्रैक्टर मोशन है उसमें उसके ट्रैक्टर डिवाइस जो है क्या ऐसा फोर्स उसने जनरेट किया, कौन सा, मोशन रेजिस्टेंस, जिससे आपका पहिया आगे घूम नहीं पा रहा है। ठीक है, फास्टेक लेक्चर है, नहीं तो डायग्राम के जरूर बताता तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। इतना समय नहीं है कि डायग्राम वायग्राम सब लेके आऊँ यहाँ पे, है ना, सब यहाँ पे लेके आ गया तो फिर क्या बात थी। श्रिंकेज की बात करते हैं। श्रिंकेज का मतलब होता है सीधी सी बात कि आपका जो ट्रैक्टर है या ट्रैक्शन का जो पावर है कितना अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है सोइल में, बस यही है। श्रिंकेज का मतलब हो गया डेप्थ टू विच द ट्रैक्टिव डिवाइस पेनिट्रेट इनटू द सोइल। तो ट्रैक्टिव डिवाइस जो है या जो ट्रैक्टिव डिवाइस है उसके अंदर कितना पावर है कि वो सोइल के अंदर कितनी गहराई तक पेनिट्रेट कर दे, उसको हम बोलते हैं श्रिंकेज। नॉर्मल टू द ओरिजिन एंड अनडिस्टर्ब सरफेस, क्लियर है, नॉर्मल टू ओरिजिन या अनडिस्टर्ब सरफेस मेजर करने के लिए बोल सकते हो आप क्या, सिंपल सी बात, श्रिंकेज क्या हो गया कि ट्रैक्टर डिवाइस की वो पावर जिससे वो सोइल में जितना पेनिट्रेट कर सकता है, जितनी गहराई तक पेनिट्रेट कर सकता है, उसको श्रिंकेज कहते हैं। स्लिप क्या हो गया, स्लिप क्या करता है, इंडिकेट ऑफ हाउ स्पीड ऑफ ट्रैक्शन डिवाइस डिफर फ्रॉम द फॉरवर्ड स्पीड ऑफ द ट्रैक्टर। स्लिप का मतलब क्या है, स्लिप का मतलब यही है कि आप, मैंने वही बोला ना अभी, जैसे गड्ढे में फंसता है, गड्ढे में आपका जो फंसता है ट्रैक्टर, ठीक है, तो वहीं पे क्या करता है, जब आप रेस देते हो ट्रैक्टर को तो वहीं पे स्लिप होना शुरू कर देता है, घूमना शुरू कर देता है। तो ये स्लिप क्या इंडिकेट करता है कि हाउ स्पीड ऑफ द ट्रैक्शन डिवाइस डिफर फ्रॉम द फॉरवर्ड स्पीड। तो आगे मतलब जो ट्रैक्टर नॉर्मल चलता है तो उसके आगे जो वो जो स्पीड होती है वो उस जब वो स्लिप होता है तब उस समय उसकी जो स्पीड कितनी होती है उसको इंडिकेट करता है। इंडिकेट हाउ द स्पीड ऑफ ट्रैक्शन डिवाइस, ट्रैक्शन डिवाइस की स्पीड कितनी अलग होती है नॉर्मल जो ट्रैक्टर अपना आगे चलता है उससे, ठीक है, इसको परसेंटेज स्टेबल रिडक्शन में मेजर करते हैं। फिर बात करते हैं ट्रैक्टर आर अवेलेबल इन द इंडिया डिपेंडिंग ऑन द एचपी। इंडिया के अंदर किस किस टाइप के ट्रैक्टर अवेलेबल है, 25% ट्रैक्टर का प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर, 25% ट्रैक्टर का प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर, कौन से, 20 से 30 हार्स पावर, 20 से 30 हार्स पावर वाले ट्रैक्टर का 25% प्रोडक्शन इंडिया करता है। फिर 31 से लेके 40 हार्स पावर ट्रैक्टर का प्रोडक्शन इंडिया में लगभग 60% होता है, और 15% जो है प्रोडक्शन होता है मोर देन 40 हार्स पावर ट्रैक्टर का, ठीक है, ये याद रखना। पावर टिलर की बात करते हैं। पावर टिलर को हैंड ट्रैक्टर या वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर भी कहते हैं, हैंड ट्रैक्टर या वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि उसको ऐसे हैंड से चलाया जाता है। एक बंदा मतलब ऑपरेटर रहता है, उसको पीछे से ऑपरेट करता है, हैंडल ऐसे पकड़ता है, पीछे से ही उसको ऑपरेट करते हुए चलता है, उसको पावर टिलर कहते हैं। कॉन्सेप्ट पावर टिलर का कहाँ से आया, कब आया था, 1920 में। पावर टिलर का जो कॉन्सेप्ट जो है दुनिया के अंदर कब आया, 1920 के अंदर आया, और कौन लेके आया, जापान, याद रखना। पावर टिलर क्वेश्चन पूछा जाता है, पावर टिलर किसने इंट्रोड्यूस किया, तो जापान कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया पहली बार, लार्ज स्केल में इसको यूज किया था उन्होंने, और 1920 में किया था। जापान फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडल ऑफ पावर टिलर वाज डिजाइन इन द ईयर ऑफ 1947, और सक्सेसफुल डिजाइन कब उन्होंने बनाया, 1947 में। 1920 में वो लेके आए थे, ठीक है, बनाया था पावर टिलर, लार्ज स्केल पर यूज किया था। सक्सेसफुल मॉडल पावर टिलर का कब लेके आए थे, 1947 के अंदर,
और इंडिया के अंदर पावर टिलर कब इंट्रोड्यूस हुआ, याद रखना, पूछा जाता है। इंडिया के अंदर पावर टिलर जो है 1963 में इंट्रोड्यूस हुआ। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेवरल मेक्स ऑफ पावर टिलर, अब मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही, कई सारे जैसे इशुकी, साटो, क्रिसी, कुबाटो, यानमर, मित्सुबिशी वर स्टार्टेड इन इंडिया आफ्टर 1962। 1962 के बाद से ही ये पावर टिलर जो है हमारे इंडिया के अंदर बनाना शुरू हो गए थे। इट इज द मोस्ट वांटेड मशीन ऑफ पडलिंग ऑपरेशन इज राइस कल्टिवेशन। जो पावर टिलर है ये राइस की पडलिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। एट प्रेजेंट मेकर कुबाटो जो है अभी बना रहा है, मित्सुबिशी बना रहा है, कृषि बना रहा है, यमनर बना रहा है, साटो यूज डीजल इंजन। क्या ये जो बना रहे हैं पावर टिलर ये डीजल इंजन यूज कर रहे हैं, और इसे की जो है केरोसिन इंजन यूज कर रहा है। ठीक है, ये तो बस नॉलेज वाली बात थी, एग्जाम में शायद ही पूछा जाए। फैक्ट की बात कर लेते हैं। पावर टिलर के लिए जो प्राइम मूवर है, पावर टिलर को मेन चलाने का काम किसका है, इंटरनल कंबशन इंजन का है। इंटरनल कंबशन इंजन का है। इंटरनल कंबशन इंजन मतलब क्या होता है, जिसमें सिलेंडर जो होता है, सब कुछ होता है वो इंजन के अंदर ही होता है। और एक्सटर्नल कंबशन का मतलब होता है कि जो बॉयलर होता है जहां पर आग वाग लगती है, स्टीम, वो स्टीम वाले जो इंजन है, जैसे पहले भाप इंजन चलता था, रेलवे के अंदर स्टीम इंजन चलती थी, चुक 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 चुक, वो क्या था, एक्सटर्नल कंबशन था, मतलब बाहरी उसमें आग लगेगी, वहां से फिर जो पावर आता है इंजन सिलेंडर के अंदर। और इंटरनल कंबशन का मतलब कि जो कुछ भी है सब सिलेंडर के अंदर ही है। इंजन रेंजिंग फ्रॉम 8 से 200 हॉर्स पावर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंजन रेंजिंग फ्रॉम 8 से 200 हॉर्स पावर यूज्ड इन एग्रीकल्चर ट्रैक्टर। ठीक है, इंजन रेंजिंग फ्रॉम 8 से लेके 200 हॉर्स पावर तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं। 4 व्हील ट्रैक्टर फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन आर फिटेड विथ 25 से 80 हॉर्स पावर। जो 4 व्हील के जो ट्रैक्टर हैं, 4 पहिए वाले जो ट्रैक्टर हैं, वो सबसे बेस्ट माने जाते हैं एग्रीकल्चर ऑपरेशन में 25 से लेके 80 हॉर्स पावर में। वॉकिंग ट्रैक ट्रैक्टर जो है वो इंडिया के अंदर फिट है 8 से 12 हॉर्स पावर में। ठीक है, एज पर दी एसआई, ASAI इंडिया अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, कि पीटीओ स्पीड जो है 540 प्लस 10 आरपीएम व्हेन ऑपरेटिंग अंडर लोड। अगर लोड पे चला रहे हो तो आरपीएम 540 प्लस 10 होना चाहिए, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड बोलता है पीटीओ के लिए। पावर टेक ऑफ, पीटीओ मतलब पावर टेक ऑफ। इन ऑर्डर टू ऑपरेट 1000 आरपीएम पीटीओ ड्राइव मशीन, ए न्यू स्टैंडर्ड हैज बीन डेवलप्ड। नया स्टैंडर्ड इन्होंने डेवलप किया है कि 1000 आरपीएम तक आप यूज कर सकते हो लोड पर। प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी इन इंडिया, इंडिया के अंदर मशीनरी का प्रोडक्शन देखो, सबसे ज्यादा पंपिंग सेट जो है उसका प्रोडक्शन होता है, पंपिंग सेट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद स्प्रेयर एंड डस्टर का होता है, उसके बाद आप जाओगे नंबर 3 पे ट्रैक्टर का होता है, फिर 4 पे पावर टिलर का होता है, और 5 पे कंबाइन हार्वेस्टर का होता है। ठीक है, तो ये याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। इन्फ्लेशन प्रेशर ऑफ रेयर व्हील ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का जो इन्फ्लेशन प्रेशर होता है पीछे के टायर का, पीछे के टायर का 0.8 to 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और आगे के टायर का होता है 1.5 से 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बस डाटा याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाईएस्ट ट्रैक्टर प्रोडक्शन इंडिया में महिंद्रा करता है, महिंद्रा सबसे ज्यादा ट्रैक्टर का प्रोडक्शन करता है इंडिया के अंदर। महिंद्रा एंड मर्दा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर इन इंडिया वर्ल्ड इज वॉल्यूम एंड इंडियन मेक लीड द इंडस्ट्री ऑफ शेयर 39% ऑफ ऑन 2020 तक जो महिंद्रा का जो शेयर था पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए लीडिंग इंडस्ट्रीज में, तो 39% अकेले महिंद्रा एंड महिंद्रा का था। ठीक है, हीट इंजन की बात करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट किया है, थोड़ा सा स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो बेस्ड ऑन इग्निशन ऑफ फ्यूल, स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन मैंने बोला वही पेट्रोल इंजन जिसमें हम मिक्सचर यूज करते हैं एयर और फ्यूल का। याद रखना, जो स्पार्क इग्निशन इंजन होती है जिसमें हवा के साथ जो है एयर भी, फ्यूल और एयर का मिक्सचर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें मिक्सचर होता है एयर और फ्यूल का, या सिर्फ फ्यूल होता है, तो एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर होता है, और सब कुछ इंजन के सिलेंडर के अंदर ही होता है। फिर क्या होता है, फ्यूल इग्निशन ऑफ फ्यूल इज डन। जो फ्यूल के अंदर आग कैसे लगती है, स्पार्क प्लग के थ्रू लगती है। स्पार्क प्लग होता है उसमें, उसके थ्रू आग लगती है। स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क प्रोड्यूस करता है, इग्नाइट द एयर, जिससे क्या होता है एयर फ्यूल के जो मिक्सर होता है वो जल जाता है, उसमें आग लग जाती है। इस टाइप का जो इंजन होता है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन इंजन कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन इंजन कहते हैं जो पेट्रोल इंजन है उसको। कंप्रेशन इग्निशन इंजन क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर रहती है, सॉरी, यहां पर क्या होता है, वहां पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर किया जाता है, यहां पर एयर को कंप्रेस किया जाता है। याद रखना, यहां पर सिर्फ एयर को कंप्रेस किया जाता है, फ्यूल बाद में अलग से डाला जाता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में वहां स्पार्क वाले में क्या था, एयर और फ्यूल का मिक्सचर डाल देते हैं, यहां पर एयर को पहले मिक्सचर क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, प्रेस किया जाता है, जिससे क्या होता है
टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या एयर का टेम्परेचर लगभग 700 से 900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सिलेंडर के अंदर जो है डीजल स्प्रे करते हैं। फाइन पार्टिकल में डीजल को क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। जब डीजल को स्प्रे किया जाता है तो अंदर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही स्प्रे करेंगे तो वहाँ पर फ्यूल क्या होगा, जलने लग जाता है। यहाँ पे स्पार्क तो है नहीं कि आपने किक मारी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, एयर को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने पर उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, लगभग 700 से 900। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर फिर वहाँ पे जो डीजल है उसका स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने पर उसमें आग लग जाती है। इस टाइप को इसको कांस्टेंट प्रेशर कंबशन कहते हैं। ठीक है, प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर ऑलमोस्ट कांस्टेंट व्हेन कंबशन इज टेकिंग प्लेस। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन वर्किंग साइकिल। वर्किंग साइकिल के बेस्ट पे 4 स्ट्रोक सिलेंडर इंजन होता है और 2 स्ट्रोक होता है। 4 स्ट्रोक सिलेंडर इंजन होता है, उसमें 4 स्ट्रोक मतलब 4 स्ट्रोक होते हैं। 4 स्ट्रोक देखो यहाँ पे, एक सेक्शन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। सेक्शन को इंटेक्ट बोलते हैं। मतलब अगर मान लो ये आपका, मैं यहाँ पे अगर इंजन बनाऊं, इतना समय नहीं है पर फिर भी चलो, ठीक है। ये जो होती है हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है, ये क्रैंक शाफ्ट होती है, ये कनेक्टिंग रोड होती है, कनेक्टिंग रोड होती है, और ये अपना पिस्टन हो गया। ठीक है, लेक्चर जाके देख लेना अगर डिटेल में समझना हो तो। ठीक है, ये इनलेट वाल्व होते हैं और ये एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं। ये इस टाइप का पूरा रहता है। तो सेक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, सेक्शन स्ट्रोक में जो इनलेट वाल्व होते हैं, जो वाल्व होते हैं, ये वाल्व ओपन होते हैं। ठीक है, जहाँ से क्या होता है, अपना एयर और फ्लूइड का मिक्सचर। अगर पेट्रोल इंजन है तो एयर और फ्लूइड का मिक्सचर डाला जाता है, और डीजल इंजन है तो क्या डाला जाएगा, सिर्फ एयर जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो ये एयर और फ्लूइड का मिक्सचर उसके अंदर डाला जाता है। तो जो हमारा जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ डाउन होता है, एयर फ्लूइड का मिक्सचर डाला जाता है। मिक्सचर डालने के बाद जो एग्जॉस्ट वाल्व तो क्लोज रहता है। डालने के बाद क्या होता है, फिर जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो कंप्रेस होता है तो उसके अंदर क्या होता है, स्पार्क प्लग रहता है। वो स्पार्क प्लग से आग लगाई जाती है। आग लगाते हैं तो पावर स्ट्रोक जनरेट हो जाता है। जब पावर स्ट्रोक जनरेट होता है तो पिस्टन को वापस नीचे की तरफ धकेलता है। जब नीचे की तरफ निकलता है तो यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट में मोशन शुरू हो जाता है। मोशन शुरू हो जाता है, और ये मोशन शुरू होता है तो ये पिस्टन को वापस ऊपर भेजेगा तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक से जो एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं वहां से जो जली हुई गैसें वो बाहर निकल जाती है। ये पूरा वर्किंग साइकिल है इसका। डिटेल में देखना हो तो हमारा लेक्चर जाके देख लेना। ठीक है, कहां पर कैसे होता है। तो ये 4 स्ट्रोक काम करते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि सेक्शन और कंप्रेशन ये 2 काम एक साथ हो जाते हैं, और पावर और एग्जॉस्ट ये 2 काम एक साथ हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे 2 ही स्ट्रोक में काम हो जाता है। सेक्शन और प्रेशर जब क्या होता है, अपवर्ड स्ट्रोक होता है। अपवर्ड स्ट्रोक मतलब अपवर्ड स्ट्रोक होता है, सक्शन और प्रेशर दोनों काम करते हैं। और जब डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है तो पावर और एग्जॉस्ट दोनों काम करते हैं। अपवर्ड स्ट्रोक में मतलब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड में पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये दोनों काम करते हैं। तो 2 ही बार में पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, वो चारों। ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे इतना समय नहीं है हमारे पास कि पूरा वर्किंग साइकिल आपको डिटेल में डायग्राम के थ्रू बताऊँ। मैंने लेक्चर के अंदर, आपका जो कोर्स है लेक्चर के अंदर डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है पूरा। 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के अंदर डिफरेंस देख लो। 4 स्ट्रोक के अंदर जो 1 पावर स्ट्रोक फॉर एवरी 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट का जब 2 रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, मतलब ये हमारा क्या होता है, पिस्टन, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड होती है। कनेक्टिंग रॉड से यहाँ पर हमारा क्या लगा होता है, ये क्रैंक शाफ्ट होती है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पिस्टन से ये लगी होती है हमारी कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड से ये हमारा लगा होता है पिस्टन, ये क्रैंक शाफ्ट। ये क्या है, क्रैंक शाफ्ट है। तो क्रैंक शाफ्ट क्या है, 2 बार घूमेगी। ठीक है, 1 बार घूमी, फिर 1 बार घूमी, 2 बार घूमेगी, तब जाके हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है। 1 पावर स्ट्रोक कंप्लीट होता है। क्यों, क्योंकि 4 स्ट्रोक है, सक्शन है, कंप्रेशन है, पावर है और एग्जॉस्ट है। तो भाई पहले यहाँ पे क्या आएगा, ये पिस्टन नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर की तरफ आता है। तो 1 बार क्रैंक शाफ्ट यहाँ घूमेगी पूरी, 1 बार क्रैंक शाफ्ट यहाँ घूमेगी पूरी, तो 2 बार घूमती है, जब जाके 1 पावर बनता है। लेकिन 2 में क्या होता है, 1 पावर स्ट्रोक फॉर ईच रिवोल्यूशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन कंप्रेशन ये नीचे जाने पर होता है, और पावर और एग्जॉस्ट ये ऊपर जाने पर होता है। तो 2 ही स्ट्रोक होते हैं। तो 2 ही स्ट्रोक में मतलब क्रैंक शाफ्ट जब एक ही बार घूमेगी, एक ही रिवोल्यूशन होगा क्रैंक शाफ्ट का, जब एक ही बार घूमेगी और पावर स्ट्रोक जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 स्ट्रोक में जब क्रैंक शाफ्ट 1 बार घूमती है तो पावर बन जाता है। यहाँ पे 4 स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट 2 बार घूमेगी, जब जाके पावर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, यहाँ पे इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं। 2 स्ट्रोक में पोर्ट होते हैं, याद रखना।
क्रैंक शाफ्ट इज नॉट फ्यूली क्लोज्ड एंड एयर टाइट। यहाँ पे जो क्रैंक शाफ्ट जो होती है वो फुली क्लोज्ड और एयर टाइट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे टू स्ट्रोक में फुली क्लोज्ड और एयर टाइट होती है। टॉप ऑफ द पिस्टन कंप्रेस द चार्ज। ये टॉप ऑफ द पिस्टन, ये पिस्टन का जो टॉप होता है ये क्या करता है, कंप्रेस करने का काम करता है। यहाँ पे दोनों जो पिस्टन है, बोथ साइड ऑफ द पिस्टन कंप्रेस द चार्ज, दोनों साइड जो होती है पिस्टन की वो कंप्रेस करने का काम करती है। साइज ऑफ द फ्लाई व्हील कंपेरेटिवली बड़ा ज़्यादा होता है। टू स्ट्रोक इंजन से फ्लाई व्हील जो है फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर बड़ा होता है। फ्यूल जो है पूरी तरीके से कंज्यूम, फोर स्ट्रोक में फ्यूल पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है और टू स्ट्रोक में पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होता है। यहाँ पर जो है इंजन बड़ा होता है फोर स्ट्रोक में, यहाँ पे इंजन जो है छोटा होता है। थर्मल इफिशियंसी किसकी ज़्यादा होती है, फोर स्ट्रोक की थर्मल इफिशियंसी टू स्ट्रोक की कम होती है। ये कंपैरिजन पढ़ लेना, सारा हो जाएगा। यहाँ पर एग्जॉस्ट इजी हो जाता है, यहाँ पे एग्जॉस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन आप पूरा पढ़ लेना, यहाँ पे सारी चीज़ दी हुई है, इसको मैं काय डिटेल में पढ़ाऊँ, ठीक है। तो कंपैरिजन से ही क्वेश्चन बनेंगे, तो उसको अच्छे से देख लेना। डीजल और पेट्रोल इंजन का भी क्लासिफिकेशन दिया हमने पढ़ा है। डीजल इंजन में क्या होता है, कार्बोरेटर नहीं होता, दे हैज गॉट नो कार्बोरेटर, इग्निशन कोयल और स्पार्क प्लग, ये चीज़ इंजन डीजल में नहीं होती। पर पेट्रोल वाले में कार्बोरेटर होता है, वहाँ पे इग्निशन कोयल होती है और स्पार्क प्लग होता है। जैसे हमारी बाइक के अंदर होता है स्पार्क प्लग होता है, अगर स्पार्क प्लग ना हो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है, एयर कंप्रेस होकर काम करती है। कंप्रेशन रेशियो जरूरी है। कंप्रेशन रेशियो, अब ऑब्वियसली बात है डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर एयर को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है, जिससे कि उसका टेम्परेचर 700 से लेके 900-1600 तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो ऑब्वियसली बात है 14:1 से लेके 22:1 होगा, जबकि यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो कम होता है, 5:1 से 8:1 होता है पेट्रोल के अंदर। यहाँ पे डीजल यूज़ होता है, यहाँ पे पेट्रोल, गैसोलीन, पावर, केरोसिन यूज़ होता है। यहाँ पे एयर सिर्फ डाली जाती है सिलेंडर के अंदर, यहाँ पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर डाला जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। फ्यूल इंजेक्शन पंप और इंजेक्टर, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन पंप और इंजेक्टर होता है, क्यों, क्योंकि हमें डीजल को फाइन पार्टिकल में स्प्रे करना रहता है। यहाँ पर जो है फ्यूल इंजेक्टर पंप वगैरह नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, कार्बोरेटर और इग्निशन कॉइल होती है, ठीक है। फ्यूल इंजेक्शन कंबंशन चेंजर वर बर्निंग द फ्यूल टेक प्लेस ड्यू टू द हीट ऑफ कंप्रेशन। अब सीधी सी बात है, फ्यूल इंजेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो इग्निशन होता है वो कंप्रेशन की वजह से होता है। यहाँ एयर फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस किया जाता है कंबंशन चेंबर में और स्पार्क प्लग के थ्रू आग लगाई जाती है। थर्मल इफिशियंसी 32 से 38 होती है डीजल की, पेट्रोल की कम होती है 25 से 32। इंजन वेट जो है यहाँ पे हॉर्स पावर किसका ज़्यादा होता है, डीजल का ज़्यादा होता है, पेट्रोल का कम होता है। ऑपरेटिंग कास्ट डीजल की कम आती है और ऑपरेटिंग कास्ट पेट्रोल की ज़्यादा आती है। इसलिए जो आपने देखा होगा ना, डीजल वाली जो कार होती है वो महंगी आती है, लेकिन ऑपरेटिंग कास्ट जो है उसकी कम है, डीजल सस्ता पड़ता है। कंप्रेशन प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, कंप्रेशन प्रेशर जो होता है इनसाइड द सिलेंडर कितना होता है, 35 से लेकर 45 kg/cm², और यहाँ पर कितना होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर से कम काम होता है, स्पार्क प्लग से ज़्यादा कम होता है, तो 6 से लेकर 10 kg/h, ठीक है। वो डीजल साइकिल है, ये ऑक्टो साइकिल है, बस। कनेक्टिंग रोड क्या होती है, तो मैंने अभी आपको बताया है, ये हमारा पिस्टन होता है, ये पिस्टन से एक ये रोड आती है जो किससे जुड़ी होती है, क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी होती है। तो ये जो होती है ये हमारी कनेक्टिंग रोड होती है, ठीक है, जो पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ती है, वो लिखा है, ठीक है। वन एंड ऑफ विच अटैच विद द पिस्टन, और अदर जो है क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी रहती है। क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, तो ये क्रैंकशाफ्ट होती है, ये कनेक्टिंग रोड हो गया, ये जो हमारी है ये क्या है, ये क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट कौन सी, ये वाली बोल रहा हूँ, ये वाली जो रोड है ना, ये क्रैंकशाफ्ट है, ये क्रैंकशाफ्ट है, क्योंकि एक एंड पर क्या जुड़ा है, कनेक्टिंग रोड, और दूसरे पे क्रैंकशाफ्ट। तो इज द मेन शाफ्ट ऑफ एन इंजन विच कन्वर्ट द रेसिप्रोकल मोशन ऑफ द रोटरी मोशन ऑफ द फ्लाईव्हील। तो ये हमारा जो है फ्लाईव्हील, तो फ्लाईव्हील को मोशन देने का या रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने का काम कौन करती है, क्रैंकशाफ्ट। ये क्रैंकशाफ्ट क्या करती है, जो थर्मल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। बाकी ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। फ्लाईव्हील क्या होता है, देखो फ्लाईव्हील जो है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। मैंने क्या बोला, ये जो हमारा व्हील होता है, ये जो आपने देखा, ये कनेक्टिंग रॉड हो गई, ये हमारी पिस्टन रॉड हो गई, यहाँ पे जो व्हील लगा हुआ है, ये जो व्हील होता है, ये आपका क्या होता है, फ्लाईव्हील होता है। ये क्या करता है, पावर स्ट्रोक के टाइम पे ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है, स्टोर द एनर्जी ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के टाइम पे ये एनर्जी को स्टोर करता है और उसको वापस भेजता है एनर्जी को, कब वापस भेजता है, जब इडले स्ट्रोक होता है, और उसको मोशन, रोटरी मोशन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, फ्लाईव्हील को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है।
ठीक है। समटाइम्स फ्लाई व्हील सर्व एज ए पर्पज ऑफ पुली एंड ट्रांसमिशन पावर और पुली के रूप में भी ये काम करता है। क्रैंक केस क्या होता है? क्रैंक केस मतलब कि ये जो क्रैंक शाफ्ट और कैन शाफ्ट जो पूरी जिसके अंदर कवर होती है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये पिस्टन है, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये फ्लाई व्हील है, ये पूरा पूरा जिसके अंदर कवर रहता है, ऐसा पहिया टाइप का रहता है, पूरा पूरा इसके अंदर कवर रहता है ये, ठीक है, कवर रहता है, उसको क्रैंक केस बोलते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ इंजन विच इज सपोर्ट एंड इनक्लोज क्रैंक शाफ्ट, जो क्या करता है, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट को पूरा कवर करके रखता है। इसके अंदर क्या होता है, ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, जिसके अंदर वो मोशन होता है, तो ऑब्वियसली बात है मोशन होगा तो उसमें एक फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो, तो उसके अंदर लुब्रिकेशन डाला जाता है, तो ये क्रैंक केस होता है। क्रैंक केस के बाद आ जाओ, कैम शाफ्ट क्या होती है? कैम शाफ्ट का क्या काम है भाई? हमने बोला ना कि ये जो एक इनलेट वाल होता है इंजन में और एक एग्जॉस्ट वाल होता है, यहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है, यहाँ पे जली हुई गैस बाहर निकलती है। तो भाई ये बंद रहते हैं, तो इनको खोलने और बंद करने का काम कौन करता है? इनको खोलने और बंद करने का काम ये कैम शाफ्ट ही करती है, बस इतना समझ लो। इनको खोलने और बंद करने का काम कौन करती है? कैम शाफ्ट करती है। कैम शाफ्ट जो है ये लिखा है, राइज एंड लोअर द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल एट प्रॉपर टाइम। जिस टाइम पे खोलना होता है उसको खोलती है, जब बंद करना होता है वो बंद करती है, यही काम है इसका, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट बाय मीन ऑफ गियर चेन एंड स्पार्क, मतलब ये जो कैम शाफ्ट जो चलती है, जो कैम शाफ्ट जो गियर और चेन और स्पार्कलेट होता है उसके थ्रू ये चलाई जाती है। स्पीड ऑफ कैम शाफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है। कैम शाफ्ट की जो स्पीड होती है वो एग्जैक्टली हाफ होती है किसकी? क्रैंक शाफ्ट की स्पीड से। याद रखना, ये आईएमपी पॉइंट है कि जो कैम शाफ्ट की जो स्पीड होती है वो आधी होती है क्रैंक शाफ्ट से, बस इतना इसके अंदर याद रखना है। फिर स्कैवेंजिंग क्या होता है? स्कैवेंजिंग मतलब होता है कि जो जली हुई गैस रहती है ना, जैसे इंजन के अंदर जली हुई गैस है, धुआं है, उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको स्कैवेंजिंग कहते हैं। सीधी सी बात है, जैसे हम बाइक के अंदर भी देखते हैं साइलेंसर के थ्रू जो धुआं बाहर निकलता है, तो वो जो जली हुई गैस है, वो जो धुआं साइलेंसर से बाहर निकल रहा है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? स्कैवेंजिंग कहलाती है। देखो, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बर्न या एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम द इंजन सिलेंडर, उसको स्कैवेंजिंग कहते हैं, ठीक है। तो इंटायर बर्न गैस डू नॉट गो आउट द नॉर्मल स्टॉक, जो नॉर्मल स्टॉक से क्या होती है, ये गैसें बाहर नहीं निकलती है। जब ये नहीं निकलती है तो इसके अंदर ब्लोअर या कंप्रेसर लगाया जाता है इन टू केस साइकिल में, या टू स्टॉक जो इंजन होता है उस केसेस में, ठीक है। अब यहाँ कुछ टर्म्स है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोर क्या होता है? डायमीटर ऑफ इंजन सिलेंडर, ठीक है। मान लो ये हमारा सिलेंडर है, यहाँ पर हमारा क्या होता है? पिस्टन, ठीक है। ये हमारा पिस्टन है, यहाँ पे ये क्रैंक शाफ्ट हो गया, ये फ्लाई व्हील हो गया, ये सारी चीजें। तो ये सिलेंडर का जो डायमीटर होता है, मतलब ये वाला हिस्सा, ये जो डायमीटर है, ये बोर कहलाता है, ठीक है। फिर स्टोक क्या होता है? स्टोक का मतलब होता है कि ये इंजन, ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन है, ये क्या करेगा? ये एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, और एक बार क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो ये जो पूरी लाइन, ये जो पूरी दूरी तय करता है, ये जो पूरी दूरी तय करता है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन जो अपनी पूरी दूरी तय करता है ऊपर से नीचे, ये टॉप और ये बॉटम, ये ऊपर से नीचे जो पूरी दूरी तय करता है, इसको क्या कहते हैं? स्टोक कहते हैं। देखो, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय पिस्टन, पिस्टन के द्वारा जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, कहां से कहां तक? टॉप डेड सेंटर से लेके बॉटम डेड सेंटर तक। अब टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर क्या होता है? तो ये अगर ये सिलेंडर है तो पिस्टन कहाँ आता है? ये ऊपर आया तो ये टॉप डेड सेंटर हो गया, पिस्टन नीचे आता है तो ये बॉटम डेड सेंटर हो गया। जब यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी तय करता है उसको स्ट्रोक कहते हैं। और स्ट्रोक बोर रेशियो क्या होता है? तो स्ट्रोक बोर रेशियो क्या होता है? लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, मतलब वही स्ट्रोक की जो लेंथ है, मतलब पिस्टन कितनी दूरी तय कर रहा है ऊपर से नीचे तक वो, और बोर का जो डायमीटर है, डायमीटर ये सिलेंडर का जो डायमीटर है वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो बोर स्ट्रोक रेशियो निकल जाता है। और नॉर्मली जो बोर स्ट्रोक रेशियो है वो देखो कितना होता है, 1 कितना होता है बोर स्ट्रोक रेशियो? 1 से लेके 1.45, ये बोर स्ट्रोक रेशियो होता है नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली किसमें? ट्रैक्टर इंजन में। और ट्रैक्टर इंजन की बात करें दिस रेशियो 1.25 हो जाता है, ये रेशियो कितना हो जाता है? 1.25 हो जाता है। जनरल बात करें तो 1 से लेके 1.45, और ट्रैक्टर के केसेस में 1.25 हो जाता है क्या? बोर स्ट्रोक रेशियो। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होती है? मोस्ट एमपी है, पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होती है? तो याद रखना, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय वन स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, पिस्टन का जो एक स्ट्रोक मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर ऊपर से नीचे आने में एक स्ट्रोक हो गया, तो एक स्ट्रोक लगाने में वो जितना क्या करेगा? वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, जितनी जगह ऊपर नीचे करता है, डिस्प्लेस करता है। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम किसको बोल देते हैं? वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय वन स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, पिस्टन का जो एक स्ट्रोक पड़ता है,
के द्वारा जितना डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब जितना विस्थापन होता है, जितना वॉल्यूम, आप देखो भाई ये स्टोक इंजन है, ये पूरा सिलेंडर है, यहाँ पे पिस्टन पड़ा है, ऊपर जाएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, नीचे आएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, उसको स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। ए यहाँ पे क्या है, ए जो है सेक्शन एरिया है पिस्टन का, एल क्या है, लेंथ ऑफ स्टोक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, स्वेप्ट वॉल्यूम निकल जाता है। हॉर्स पावर क्या होता है, तो ये सीधी सी बात है, वर्क को रेट करने की एक बोल सकते हैं क्या है, यूनिट है। 4500 केजी मीटर वर्क पर मिनट करता है तो 1 हॉर्स पावर हो जाता है। 4500 केजी मीटर वर्क 1 मिनट में 1 हॉर्स पावर होता है, या 75 केजी मीटर ऑफ वर्क पर सेकंड में तो 1 हॉर्स पावर हो जाएगा। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया 60 से, तो 75 केजी मीटर हो गया। अब इंडिकेटिंग हॉर्स पावर क्या होता है, इंडिकेटिंग हॉर्स पावर क्या होता है, ये सारे टर्म्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिकेटिंग हॉर्स पावर। इंडिकेटिंग हॉर्स पावर क्या होता है, इट इज द पावर जनरेट इन द इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर के द्वारा, इंजन सिलेंडर के अंदर जो इंजन सिलेंडर होता है, ठीक है, ये सिलेंडर होता है इंजन का, इसमें जो पावर जनरेट होता है, ठीक है, और ये पावर जनरेट, ये जो पावर जनरेट होता है ये कहाँ जाता है, तो ये पावर जनरेट यहाँ होता है, ये किसको दिया जाता है, पिस्टन को, पिस्टन को दिया जाता है, तभी तो वो नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ जाता है। तो इंडिकेटिंग हॉर्स पावर मतलब क्या हो गया कि इंजन सिलेंडर के अंदर जो पावर जनरेट होता है और वो पावर पिस्टन को दिया जाता है, जिसकी वजह से पिस्टन नीचे ऊपर होता है, जिसकी वजह से क्रैंकशाफ्ट घूमती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्रैंकशाफ्ट घूमती है, उस पावर को इंडिकेटिंग हॉर्स पावर कहते हैं। समझ गए? देखो क्या बोला, इट इज द पावर जनरेट इन द इंजन सिलेंडर, इंजन सिलेंडर के अंदर जो पावर जनरेट होता है एंड रिसीव बाय द पिस्टन, जिसको पिस्टन रिसीव करता है। इट इज द पावर डेवलप इन ए सिलेंडर विदाउट अकाउंटिंग द फ्रिक्शन लॉसेस, मतलब कि ये जो पावर डेवलप होता है इसमें किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, कोई घर्षण नहीं होता है, ये प्योर पावर होता है, ठीक है। फिर आता है ब्रेक हॉर्स पावर, पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन एट द एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, पावर डिलीवर्ड किया जा रहा है इंजन को एट द एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। इसको डायनामोमीटर से मेजर करते हैं। क्या लिखा, पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन, इंजन के द्वारा जो पावर डिलीवर्ड होता है, पावर दिया जाता है, कब, एट द एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पिस्टन, ये लगा है पिस्टन, यहाँ पे लगी है हमारी क्रैंकशाफ्ट। तो क्रैंकशाफ्ट के एंड पर जब ये पावर नीचे आएगा, तो ये पावर जब दिया जाता है इंजन के द्वारा क्रैंकशाफ्ट को, तो हम उसको ब्रेक हॉर्स पावर कह देते हैं, ठीक है। आ कहां से रहा है, देखो यहां पे समझना, ये पिस्टन है, ये हमारी क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है। अब यहां पे इंजन के अंदर पावर जनरेट हो रहा है, वो पिस्टन को दिया जा रहा है, पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, उसको बोला इंडिकेटिंग हॉर्स पावर, ठीक है। पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इंजन के द्वारा पावर जनरेट हुआ वो कहां पर है, क्रैंकशाफ्ट के एंड पॉइंट पर जनरेट हो रहा है, मतलब पिस्टन एक बार नीचे आया, तो उसको हमने बोला ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। फिर मैं आपको यहां पे आ जाता हूं फ्रिक्शन हॉर्स पावर पे। पावर रिक्वायर्ड टू रन एन इंजन एट द गिवन स्पीड विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल वर्क। अब क्या कर रहे हो कि हमें जो है यहाँ पे पिस्टन को क्या करना है, हमें जो है गाड़ी को चलाना नहीं है, हमारी गाड़ी खड़ी है, ठीक है। मान लो क्या आ गया, आपका स्पीड वो हो गया, क्या बोले, आप रेलवे फाटक आ गई, आपको क्रॉस करना है, लेकिन अभी फाटक लगी हुई है, तो आप क्या करते हो, गाड़ी चालू छोड़ के ऐसे खड़े रहते हो, गाड़ी आपकी चालू है, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शन हॉर्स पावर। द पावर रिक्वायर्ड टू रन द इंजन एट द गिवन स्पीड विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल वर्क, कोई भी यूजफुल वर्क नहीं करना है, बस इंजन को चला के रखना है, उसको फ्रिक्शन हॉर्स पावर कहते हैं। और जब ब्रेक हॉर्स पावर और फ्रिक्शन हॉर्स पावर को जोड़ देते हैं तो इंडिकेटिंग हॉर्स पावर हो जाता है। मैंने बोला इंडिकेटिंग हॉर्स पावर क्या होता है, इंजन के द्वारा जो पावर जनरेट होता है, जो पिस्टन को दिया जाता है, जिससे रोटरी मोशन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये भी आता है भाई, ये पावर तो यहाँ पे देना पड़ रहा है सिर्फ चलाने के लिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रैंकशाफ्ट को दिया जा रहा है रोटरी मोशन को घुमाने के लिए, दोनों को जोड़ दो तो इंडिकेटिंग हॉर्स पावर हो जाता है, ठीक। पावर टेक ऑफ फोर्स दिया है, पावर टेक ऑफ हॉर्स पावर का मतलब होता है कि ट्रैक्टर भाई पावर टेक ऑफ जो है ट्रैक्टर के द्वारा जो पावर दिया जाता है, पावर टेक ऑफ को ट्रैक्टर के द्वारा जो पावर दिया जाता है उसको पावर टेक ऑफ हॉर्स पावर कहते हैं। ये लिखा पावर डिलीवर्ड बाय द ट्रैक्टर के द्वारा पावर डिलीवर किया जाए थ्रू दी पीटीओ शाफ्ट, है ना, उसको क्या कह देते हैं, पावर टेक ऑफ हॉर्स पावर कह देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीटीओ हॉर्स पावर इज अराउंड 80 से 85% ऑफ द ट्रैक्टर इंजन पावर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर टेक ऑफ जो हॉर्स पावर होता है
वो ट्रैक्टर इंजन के पावर का 80 से 85% होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू पे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू देख लीजिए, बायोगैस की कितनी होती है 4500 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, थर्मल एफिशिएंसी बायोगैस की 60 होती है। ठीक है, काउडंग की जो है जस्ट आधी कर दो, बायोगैस की 21-30 कैलोरी केजी होती है। क्या कैलोरीफिक वैल्यू, थर्मल एफिशिएंसी कितनी होती है काउडंग की 11। ठीक है, पेट्रोल की बात करो, कैलोरीफिक वैल्यू 11100 किलो कैलोरी पर केजी, यहाँ पे केजी में आ गए, ध्यान रखना है मीटर क्यूब में था। और थर्मल एफिशिएंसी 25 से 32 होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.73 होती है और एपीआई डिग्री 63 होती है। ठीक है, लाइट डीजल ऑयल की बात करो तो 10,300, 32 से 28 थर्मल एफिशिएंसी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.92, मतलब सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी होती है, लाइट डीजल ऑयल की। लाइट डीजल ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है, ये याद रखना आपको। फिर हाई डीजल स्पीड की 10,550 थर्मल एफिशिएंसी सेम, और 0.82 जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। पावर केरोसिन की बात करो तो यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी या कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है 10,850 और स्पेसिफिक ग्रेविटी 0,827। तो बस आपको ये वैल्यूज याद रखना है। और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो ये कैलोरीफिक वैल्यू सबकी और थर्मल एफिशिएंसी किसकी, डीजल और पेट्रोल की, ये जो पूछी जाती है। बायोगैस की 60 होती है और काउडंग की 11 होती है, ये आपको याद रखना है। कार्बोरेटर क्या होता है, कार्बोरेटर जो है एक प्रोसेस है प्रिपेयरिंग द एयर फ्यूल मिक्सचर्स अवे फ्रॉम द इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर के दूर एयर और फ्यूल का जो है मिक्सचर तैयार करने का जो एक प्रोसेस है वो कार्बोरेटर के अंदर होता है। ठीक है, उसको कार्बोरेशन कहते हैं, और उसके लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको कार्बोरेटर कहते हैं। ठीक है, तो एयर फ्यूल का मिक्सचर कहाँ तैयार किया जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है प्रिपेयर किया जाता है कहाँ पर, तो कार्बोरेटर के अंदर, याद रखना। फैक्ट क्या है, at the end of the compression stroke fuel is injected into the cylinder through the inject away very high pressure ranging from 120 से 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वही बोला है कि कंप्रेशन स्ट्रोक जो होता है, मतलब कि डीजल इंजन में कंप्रेशन जो स्ट्रोक होता है उसमें हम क्या करते हैं, इंजेक्टर लगाते हैं, मतलब कि फाइन पार्टिकल को क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं ताकि उसके अंदर आग लगे। तो उसके अंदर जो प्रोसेस जो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, वो कितना होना चाहिए 120 से 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ऑयल प्रेशर हाइड्रोलिक पंप में कितना होना चाहिए, हाइड्रोलिक पंप मतलब अगर आपको हाइड्रोलिक करना है, मतलब ट्राली को उठाना है या जो पीटीओ शाफ्ट है उसको उठाना है, तो उसके लिए ऑयल प्रेशर कितना होता है 100-150 से लेकर 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर से जब हमें ट्राली खाली करनी होती है तो हमें ट्राली को ऐसे हाइड्रोलिक पंप से उठाना रहता है, तो वहाँ पे ऑयल का प्रेशर कितना होना चाहिए, ऑयल का प्रेशर 150 से 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। फिर मिनिमम स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन अकर्स ऑफ 1600 RPM, मिनिमम फ्यूल कंजप्शन किस आरपीएम पर होता है, तो 1600 RPM पर, याद रखना है। एस्टिमेटेड दैट द ट्रैक्टर इंजन रिक्वायर्ड टू बी ऑपरेटेड एट द फुल लोड अप्रोक्सीमेट 25 से 30% ऑफ द ऑपरेटिंग टाइम। तो याद रखना कि जो एस्टिमेटेड दैट द ट्रैक्टर इंजन रिक्वायर्ड टू द ऑपरेट द फुल लोड पे अगर ऑपरेट करना है तो जो ऑपरेटिंग टाइम है उसका 25 से 30% उसमें लगता है।